पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि मेंडलिज्म के माध्यम से आनुवांशिकी के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया मेंडल ने, उनके बहुत से अपवाद भी पाए जाते हैं। इन अपवादों का कारण क्या है? अगर हम वो कारण समझने की कोशिश करें तो हमें बात करनी होगी इन जीन्स या कारकों के मध्य जो पारस्परिक प्रभाव ये एक दूसरे पर डालते हैं, इनके मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, दैट इज जीन इंटरैक्शंस के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रकार के जीन इंटरैक्शन की जिसको हम कहेंगे अलीलिक या इंट्राजीनिक इंटरैक्शन। जो जीन इंटरैक्शन है अर्थात जीन के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली इंट्राजीनिक या अलीलिक जीन इंटरैक्शन, अर्थात दोनों समजात गुणसूत्रों पे जो जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उनके मध्य अन्योन्य क्रियाएं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स, कोडोमिनेंस या लीथल जीन टाइप्स की हो सकती हैं। और दूसरे प्रकार के जीन इंटरैक्शन होते हैं इंटरजीनिक, अर्थात दो विभिन्न गुणसूत्रों पे उपस्थित या दो विभिन्न जीन्स में के मध्य जो पारस्परिक प्रभाव होते हैं, जिसके कारण उनके द्वारा जो फिनोटाइप डेवलप हो रहा है उस पे प्रभाव पड़ता है। तो दैट इज इंटरजीनिक इंटरैक्शंस, जिसके ये विभिन्न प्रकार एपिस्टैटिक जीन्स या डुप्लीकेट जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, इनके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। अलीलिक और नॉन अलीलिक इंटरैक्शंस की अभी हम जो बात कर रहे थे उस कंसेप्ट को एक बार समझ लें जीन इंटरैक्शंस पे आगे बढ़ने से पूर्व। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो गुणसूत्र हैं वो समजात गुणसूत्र एक युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और प्रत्येक क्रोमोसोम में जो जीन है उसका एक डेफिनेट फॉर्म, ऑल्टरनेट फॉर्म एक पर्टिकुलर पोजीशन पर उपस्थित होता है, जिसको हम कह रहे हैं अलील। मेंडल ने ये बात प्रतिपादित की थी और उनके अनुसार ये जो दोनों अलील्स हैं इनमें से एक प्रभावी था और एक अप्रभावी, लेकिन सदा ऐसा नहीं होता। मेंडल के अनुसार यदि जो प्रभावी कारक है वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो समयुग्मजीय अवस्था में तो प्रभाव उसका प्रदर्शित होगा। दूसरे हो सकता है कि जो अप्रभावी लक्षण है जो F1 जनरेशन में नहीं अपने आप को प्रकट कर पा रहा है, वो सिर्फ तब अपने स्वयं को प्रकट करेगा F2 में जब वो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में होगा, यानी समयुग्मजीय अवस्था में होगा। और यदि ये दोनों अलील्स विषम युग्मजीय अवस्था में होते हैं तो जो प्रभावी कारक है वो अपना लक्षण उत्पन्न करेगा और जो अप्रभावी कारक है उसका लक्षण मास्क कर दिया जाएगा। तो यह तो मेंडलिज्म के अनुसार बात हुई। अगर इस सेट कंडीशन से कोई भी डेविएशन होता है तो हमारे जीनोटाइप या फिनोटाइप पे उसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात हम एक ही जीन की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जब हम अलीलिक इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, एक जीन के दो अलील्स के मध्य इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, अर्थात जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फलस्वरूप जिसमें बात हुई थी, तो हमारा जो मोनोहाइब्रिड रेशियो है that will be altered, उसमें परिवर्तन होगा। that is 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो नहीं प्राप्त होगा, उसकी जगह हमें परिवर्तित
अनुपात प्राप्त होगा यदि इन दोनों अलील्स के मध्य यह सामान्य से हटकर कोई पारस्परिक इनमें क्रिया हुई तो। इसी प्रकार से एक क्रोमोसोम पे बहुत से जीन्स हैं और कोई भी एक लक्षण उत्पन्न होने के लिए मेंडल ने तो जो बात करी थी, जिन लक्षणों को उन्होंने कंसिडर किया था, तो प्रत्येक लक्षण एक सेपरेट जीन द्वारा निर्धारित हो रहा था। पर यह भी संभव है कि एक लक्षण उत्पन्न होने के लिए एक से अधिक जीन्स आपस में क्रिया करें या आपस में एक दूसरे के पे प्रभाव डालें, और इसके कारण जो हमारा डाइहाइब्रिड रेशियो है, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के फलस्वरूप जो हमको अनुपात प्राप्त हो रहा था 9:3:3:1, तो अगर दो जीन्स किसी एक लक्षण को प्रभावित करते हैं तो हमारा जो रेशियो है, अनुपात है डाइहाइब्रिड का, द्विसंकर क्रॉस का, वह परिवर्तित हो जाता है। हमको जो फिनोटाइप्स प्राप्त हो रहे हैं F2 में, वो इस अनुपात के अनुरूप नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से दो जीन्स के मध्य यदि पारस्परिक क्रिया हो रही है जिसके कारण बेसिक अनुपात ऑल्टर हो रहा है, देन इट इज नॉन अलीलिक या इंटरजीनिक इंटरैक्शन। और यदि एक ही जीन के दो अलील्स के मध्य सिंपल प्रभावी अप्रभावी का रिलेशनशिप नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई इनके मध्य प्रभाव है या इनके अन्योन्य क्रियाएं होती है, तो वो हो जाती है इंट्राजीनिक, विद इन द जीन, या अलीलिक इंटरैक्शन। तो अब हम बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के इंट्राजीनिक इंटरैक्शंस की या अलीलिक जीन इंटरैक्शंस की। तो जो प्रभाविता का फिनोमिना है वह सदा समान नहीं होता, और ये भी नहीं होता हमेशा कि एक कारक पूर्णतः प्रभावी है और दूसरे का जो एक्सप्रेशन है उसको 100% मास्क कर दिया जाए। तो किस हद तक प्रभाविता प्रदर्शित हो रही है किसी अलील्स के युग्म के मध्य, उसके आधार पर जो प्रभाविता है, डोमिनेंस है, वो पूर्ण प्रभाविता हो सकती है, अर्थात जो अप्रभावी कारक है उसका लक्षण बिल्कुल प्रकट नहीं हो पा रहा है। इनकम्प्लीट या अपूर्ण प्रभाविता हो सकती है, अर्थात लक्षण प्रदर्शित हो रहा है अप्रभावी कारक का, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, यानी पूर्ण रूप से मास्क भी नहीं कर पा रहा है, एंड जो फिनोटाइप है दैट इज समवेयर इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। जो प्रभावी कारक का लक्षण है और जो अप्रभावी कारक द्वारा प्रदत्त लक्षण है, दोनों के बीच का कोई स्थिति होगी यदि अपूर्ण प्रभाविता होगी। और कई बार एक्सेसिव या ओवर डोमिनेंस भी देखी जाती है। हाइब्रिड विगर को इसी आधार पर समझाया गया है, अर्थात जो हीट्रोजाइगोट है, जो विषम युग्मज उत्पन्न हो रहा है, उसका जो फिनोटाइप है वो दोनों से अधिक है, दैट इज मोर एक्सट्रीम। समयुग्मजी प्रभावी कारक और समयुग्मजी अप्रभावी कारक जितना लक्षण डेवलप कर रहे हैं उससे अधिक होगा उस लक्षण की तीव्रता या वो इंटेंसिटी यदि वो विषम युग्मजी अवस्था में, दैट इज ओवर डोमिनेंस। किसी भी स्थिति में, अर्थात डोमिनेंस का कोई भी लेवल हो, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि गैमीट्स बनते समय जो दो अलील्स हैं जो समयोग अपने समजात गुण सूत्रों पर अवस्थित हैं, वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग गैमीट्स में जाते हैं।
इस नियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट स्टैंड्स ट्रू, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। प्रभाव पड़ता है उनके द्वारा उत्पन्न फिनोटाइप पर। जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो प्रभावित होंगे जब भी इंटरजीनिक इंट्राजीनिक जीन इंटरैक्शन होगा। जीनोटिपिक रेशियो सेम रहेंगे, जीन प्रारूप सेम रहेंगे। प्रत्येक जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, लेकिन दूसरे अलील के प्रभाव के तहत। तो सबसे पहले प्रकार का अलीलिक जो इंटरैक्शन है, इंट्राजीनिक इंटरैक्शन, वो है अपूर्ण प्रभाविता। जो जर्मन बॉटनिस्ट थे कार्ल कॉरेंस, उन्होंने 1905 में जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे मिराबिलिस जलप्पा के पौधों के साथ, तो उन्होंने अपने प्रयोग में लाल पुष्प और सफेद पुष्प के पादप लिए, और जब उनको हाइब्रिडाइज कराया उस समय उनको जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई उसमें न लाल पुष्प थे न सफेद, उसमें तो गुलाबी पुष्प आ गए। और यह जो लक्षण है यह लाल और सफेद के मध्य का है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप है। इस F1 संतति के गुलाबी पुष्पों को जब स्वपरागित करवाया, उससे प्राप्त F2 जनरेशन में 3 प्रकार के फिनोटाइप्स प्राप्त हुए। जो हमारा लाल पुष्प था वो भी प्राप्त हुआ, जो सफेद पुष्प था यानी जनक वाली जो जनरेशन थी, पेरेंटल जनरेशन, उसके दोनों फिनोटाइप्स प्राप्त हुए, और साथ में हमारे को F1 जनरेशन वाला फिनोटाइप भी प्राप्त हुआ। अर्थात there was no blending of the genes. ये genes they were segregating independently. इनका स्वतंत्र रूप से पृथक्करण हो रहा था गैमीट बनते समय। अंतर आ रहा था तो इस बात का कि जो अपना लाल रंग को निर्धारित करने वाला जीन है वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था सफेद रंग को उत्पन्न करने वाले जीन पर। अतः जब दोनों अलील्स एक साथ हुए विषम युग्मजीय अवस्था में, तो जो फिनोटाइप है दैट वाज समवेयर इंटरमीडिएट इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। तो इसलिए इसको कहा गया अपूर्ण प्रभाविता। और जो आपका जीनोटिपिक रेशियो है वो तो सेम रहा, एक होमोजाइगस आर फैक्टर का, एक होमोजाइगस कंडीशन वाइट फैक्टर की, और जो इनकी हीट्रोजाइगस अवस्था थी उसने गुलाबी पुष्प उत्पन्न किए। तो इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है F2 जनरेशन का वो सेम है 1:2:1, और इसलिए जो अपना फिनोटिपिक रेशियो है वो नॉर्मल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि 3:1 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अपूर्ण प्रभाविता है तो दैट phenotypic ratio is modified instead of 3:1, now it is 1:2:1. So this is the example of your incomplete dominance जो मिराबिलिस जलप्पा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक अन्य पौधा कैमेलिया, उसमें जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाले पौधों का हाइब्रिडाइज करवाया गया, संकरण करवाया गया, तो अपूर्ण प्रभाविता नहीं पाई गई। ये देखा गया कि जो हीट्रोजाइगोट है उसमें लाल और सफेद दोनों रंग उपस्थित हैं, अर्थात दोनों जो जीन्स हैं, दोनों जो अलील्स हैं, अपने आप को फुल इंटेंसिटी पे प्रदर्शित कर रहे हैं। और जब दोनों ही उपस्थित हैं उन कोशिकाओं में, का मतलब है उन कोशिकाओं में लाल रंग भी उत्पन्न हो रहा है और
सफेद रंग भी उत्पन्न हो रहा है। इट इज नॉट द ब्लेंडिंग ऑफ द टू कलर्स, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टू कैरेक्टर्स ऑफ दीज टू जीन्स और ऑफ दीज टू अलील्स। तो इस प्रकार जो कैमेलिया में जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प को संकरित करवाया गया तो F1 जनरेशन में सभी पुष्प लाल और सफेद दोनों रंग लिए हुए थे। इस प्रकार की जो प्रभाविता है उसको कहा गया सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। और इससे जो रेड एंड व्हाइट कैमेलिया फ्लावर्स थे, इनका जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके F2 संतति प्राप्त की गई तो सेम रेशियो वाज देयर। जीनोटिपिक रेशियो भी होमोजाइगस R, then heterozygous RW and homozygous W। ये 1:2:1 के अनुपात में पाए गए जीनोटाइप। और फिनोटिपिकली भी तीनों प्रकार के पुष्प 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। तो यहाँ पर दोनों अलील्स अपने आप को पूर्ण रूप से अपना लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं। कोडोमिनेंस का ही एक और उदाहरण है जिससे हम शायद बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, और वो एग्जाम्पल है हमारा ब्लड ग्रुप। हमको पता है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, ए बी और ओ। और जो ब्लड ग्रुप होता है वो एंटीजन अपने आरबीसी पर उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है। अर्थात जो ए ब्लड ग्रुप वालों के आरबीसी हैं उस पर ए एंटीजन होगा, जो बी है उस पर बी होगा एंटीजन। लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले आरबीसी हैं उस पर दोनों प्रकार के एंटीजन डेवलप हो रहे हैं, ए भी और बी भी। अर्थात द जीन्स दैट डिटरमाइन the production of these two antigens, they are codominant। तो ब्लड ग्रुप में ह्यूमंस में जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप AB is again an example of कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता। इसके बारे में हम अभी आगे और बात करेंगे। अब तीसरे प्रकार का हमारा अलीलिक जीन इंटरैक्शन है जिसमें लीथल जीन्स, घातक अलील्स। घातक जैसा कि शब्द स्वयं अपने आप को परिभाषित कर रहा है, इन अलील्स की उपस्थिति में जो कोशिका है उसके लिए घातक होती है, वह कोशिका नष्ट हो जा सकती है। इट हैज गॉट द पोटेंशियल टू कॉज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिसमें ये जीन या ये अलील उपस्थित होते हैं। जो लीथल अलील्स हैं ये अप्रभावी लक्षण के रूप में भी हो सकते हैं। जो अपना जो प्रभाव है वो सिर्फ तब उत्पन्न करेंगे जब वो समयुग्मजीय अवस्था में होंगे। वे प्रभावी कारक के रूप में भी हो सकते हैं। अब जब वो प्रभावी कारक के रूप में होंगे तो उसी जनरेशन में, जिस भी जनरेशन में ये डेवलप होंगे, क्योंकि जो घातक जीन है वो उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, म्यूटेशन से डेवलप होते हैं। तो जिस भी जनरेशन में म्यूटेशन के फलस्वरूप कोई पर्टिकुलर जीन लीथल हो जाता है, और यदि वो लीथल जीन डोमिनेंट टाइप का है तो वो समयुग्मजी डोमिनेंट अवस्था में होगा तो भी उस जीव को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, बिकॉज डोमिनेंट है। यदि विषम युग्मजी अवस्था में है तो इमीडिएटली नहीं तो अल्टीमेटली बिफोर इट्स रीच मैच्योरिटी उसके लिए वो घातक होगा। और जो जीवित बचेगा उस जनरेशन में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, वह वो ही होगा जिसमें जो जीन है वो अप्रभावी होगा।
यानी लिथैलिटी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर यदि वो डोमिनेंट प्रकार, प्रभावी प्रकार की है। रिसेसिव प्रकार वाली हेट्रोजाइगस के माध्यम से विषम युग्मजीय अवस्था में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकती है। एक अन्य प्रकार के जो घातक अलील्स हैं वे होते हैं कंडीशनल लीथल अलील्स, अर्थात वे घातक तो हैं पर सिर्फ यदि कोई पर्टिकुलर कंडीशन या परिस्थिति उत्पन्न होती है तभी वे अपनी घातकता प्रदर्शित करते हैं, अन्यथा they are normals, they are not harmful for the organism जिसमें वो उपस्थित होते हैं। और चौथे प्रकार के लीथल अलील्स हैं सेमी लीथल अलील्स। सेमी लीथल अलील्स दे हैव द पोटेंशियल टू कॉज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पर किस इंडिविजुअल में वे ये प्रभाव प्रदर्शित करेंगे और किस में नहीं करेंगे, दैट इज नॉट डेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला में 1/4 of the flies with X-linked white-eyed they die before attaining maturity। तो इसलिए सभी व्हाइट आइड जो ड्रोसोफिला हैं वो खत्म नहीं हो जाती हैं, पर नियरली 1/4 खत्म हो जाती हैं। तो ये हो गया सेमी लीथल। तो मुख्यतः जब हम अलीलिक जीन इंटरैक्शन की बात करते हैं, लीथल अलील्स की बात करते हैं, तो वी आर कंसर्न विद द रेसेसिव लीथल्स। रेसेसिव लीथल जीन सर्वप्रथम क्यूनॉट ने देखे 1905 में ही। वे जो माइस हैं, मूसे हैं, उनके जो कोट का कलर है उसको कंसिडर करते हुए अपने हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शंस, अपने जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शंस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब दो पीले रंग के माउस को आपस में क्रॉस करवाया गया तो जो संतति प्राप्त हुई उसमें अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स, जो डोमिनेंट फैक्टर है उसके 3 होने चाहिए थे और जो रेसेसिव फैक्टर है उसका 1 होना चाहिए था। किंतु उन्होंने उनके अनुसार जब उन्होंने अपने रिजल्ट्स देखे तो उन्होंने देखा कि जो येलो उत्पन्न हो रहे थे वो 3 की जगह 2 थे और जो नॉन येलो माइस थे उनका अनुपात, मतलब उनका जो प्रपोर्शन था दैट वाज जस्ट 1। दैट मीन्स 3:1 के अनुपात में उनको अपना नहीं प्राप्त हुआ something that was expected, and what they obtained was yellow is to non-yellow mice in the ratio of 2:1। इसके बाद जब इन्होंने इन येलो माउस को नेक्स्ट जनरेशन डेवलप की तो वापस से सेम थिंग वाज देयर। दैट मीन्स कि ये जो येलो माइस थे दे वर नॉट होमोजाइगस, दे वर हेट्रोजाइगस, विषम युग्मजीय अवस्था में ही थे। अर्थात जो समयुग्मजीय अवस्था में येलो माइस थे वो डेवलप होने से पूर्व ही एम्ब्रियोनल स्टेज में ही वो खत्म हो जाते थे, दे यूज्ड टू डाई। और इसलिए जितने भी माइस उत्पन्न होते थे वो या तो पीले होते थे, जो विषम युग्मजीय पीले हैं, और ये उन्होंने परीक्षण क्रॉस करके, टेस्ट क्रॉस करके भी इस चीज को कंफर्म किया कि ऑल दीज माइस दे वर हेट्रोजाइगस, विषम युग्मजीय थे। टेस्ट क्रॉस हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स से क्रॉस करवाना, बैक क्रॉसिंग
an organism with the recessive homozygous parent is the test cross. तो टेस्ट क्रॉस से ये परीक्षण किया जाता है कि दिया गया जो जीव है वो समयुग्मजी अवस्था में है या विषम युग्मजी। तो इस प्रकार से क्यूनॉट ने कहा कि वन ऑफ द जीन्स इन डोमिनेंट कंडीशन जो कलर उत्पन्न कर रहा है वो वाला जीन प्रभावी कारक के रूप में लीथल है, अर्थात जब भी पीला रंग डेवलप होगा उस समय समयुग्मजी अवस्था उस जीव के लिए घातक होगी। इसी प्रकार से जो एंटीराइनम है, एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन एक पौधा है जिसमें 3 प्रकार के पत्तियों वाले पौधे पाए गए हैं। हरे रंग के पादप जिनमें क्लोरोफिल होती है, पीले रंग के पीलापन लिए हुए हरे पादप जिनमें कैरोटीनॉइड्स अधिक होते हैं, क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है, इसलिए वो गोल्डन या पेल ग्रीन नजर आते हैं, जिनको ओरिया प्लांट्स भी कहते हैं। ये विषम युग्मजी अवस्था है और जब क्लोरोफिल होती ही नहीं है तो वह समयुग्मजी अवस्था है और उसमें सफेद पादप होंगे। और हम जानते हैं कि पादपों में यदि क्लोरोफिल ही अनुपस्थित है तो वह पादप सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो रेशियो है अपना F2 जनरेशन का, दैट इज मॉडिफाइड टू 1:2, ग्रीन इज टू पेल ग्रीन या ओरिया टाइप, बिकॉज होमोजाइगस समयुग्मजी रेसेसिव अवस्था में यह जो जीन है जिसके कारण क्लोरोफिल नहीं उत्पन्न हो पा रही है, यह घातक होता है पादप के लिए। यह एक्सपेरिमेंट बॉर्न ने किया था 1907 में और पादपों में लीथल जीन्स का ये फर्स्ट एग्जाम्पल था या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट प्रकार की जो इंट्राजीनिक जीन इंटरैक्शन है, अलीलिक जीन इंटरैक्शन है, वो है मल्टीपल अलील्स। मेंडल के अनुसार या ये कह लीजिए क्लासिकल जेनेटिक्स के अनुसार प्रत्येक जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं जो एक समयुग्मजी जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है उस पे सेम पोजीशन पे अवस्थित होते हैं। बट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट विद इन अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में यह जरूरी नहीं है कि एक जीन के 2 ही अल्टरनेट फॉर्म्स हों, 2 से अधिक अल्टरनेट फॉर्म्स भी हो सकते हैं। वो बात अलग है कि किसी भी जीव में जहाँ पे 2 ही समजात गुणसूत्र होते हैं, बिकॉज इट द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड, तो उस केस में उन बहुत से अल्टरनेटिव फॉर्म्स या बहुत से अलील्स में से कोई भी 2 अलील उपस्थित हो सकते हैं और जो फिनोटाइप डेवलप होगा वो उन उपस्थित अलील्स के ही अनुरूप होगा। दूसरी चीज, किसी भी पॉपुलेशन में जो विभिन्न अलील्स होते हैं उनके मध्य आपस में किस प्रकार का इंटरैक्शन है, प्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता है या सप्रभाविता है, यह डिफर कर सकता है। इट इज नॉट एसेंशियल that the same type of interrelationship exists between all the alleles of a particular gene in a given population. For example, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है जिसकी अभी हमने बात करी थी कोडोमिनेंस की बात करते समय, उसमें 3 जीन्स हैं जो इसके ब्लड ग्रुप को निर्धारित कर रहे हैं, IA, IO और IB. These are the 3 alleles that determine the blood group in the human beings. और यह तीनों जो आपके alleles हैं इनके मध्य क्या अन्योन्य क्रिया होगी, किस प्रकार का इंटरैक्शन होगा, that may differ. That means जो IA है, this IA is dominant over IO, यानी IO तो आपका आ जाता है रेसेसिव फैक्टर और IA होगा प्रभावी कारक।
इसीलिए जब IA-IO कॉम्बिनेशन होगा तो भी ए ब्लड ग्रुप है, और अगर ये IA होमोजाइगस कंडीशन में है तो भी ए ब्लड ग्रुप है। सिमिलरली जो IB जीन है वो भी प्रभावी है IO पर और IO अलील पर, और इसलिए हेट्रोजाइगस अवस्था में जब IB और IO अलील्स हैं तो भी बी ब्लड ग्रुप होगा, और होमोजाइगस अवस्था में तो बी ब्लड ग्रुप होना लाजमी है। किंतु जब IA और IB दोनों एक साथ उपस्थित हैं किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, तो बोथ ऑफ देम दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे आर कोडोमिनेंट, और इसलिए ये वाला जो हेट्रोजाइगस अवस्था है जिसमें IA और IB पाई जा रही है, दैट विल जनरेट द AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। सिमिलरली यदि IO समयुग्मजी अवस्था में है, so we know it is the recessive factor, और इसलिए जो हमारा ब्लड ग्रुप जनरेट हो रहा है या बन रहा है दैट इज ऑफ O टाइप। तो इस प्रकार से बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटररिलेशनशिप इंटरैक्शंस बिटवीन दीज अलील्स, जो एक ही जीन के विभिन्न अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं विद इन द गिवन ह्यूमन पॉपुलेशन, विद इन द गिवन पॉपुलेशन, उनकी अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप हमें 4 प्रकार के फिनोटाइप्स उत्पन्न हो रहे हैं, A, B, AB and O, and the 3 genes involved, 3 alleles involved, they are IA, IO and IB. So this is the example of multiple alleles. So these were the basic types of intragenic या allelic interactions, और इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंटरजीनिक या नॉन अलीलिक जीन इंटरैक्शन, जिसमें एक से अधिक जीन्स के मध्य आपस में जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं उनसे जो मॉडिफाइड फिनोटाइप्स प्राप्त हो रहे हैं या मॉडिफाइड फिनोटाइपिक रेशियोज प्राप्त हो रहे हैं उनकी बात करेंगे।